अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन पे हमने बात की कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टिमुलस को देखते हैं तो हम उसको कोई मीनिंग देते हैं। हम उसको किसी ना किसी अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से उसको परसीव करते हैं। परसेप्शन की बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप्स हैं: डेप्थ परसेप्शन, मोशन परसेप्शन, टाइम परसेप्शन एंड फॉर्म परसेप्शन। मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ परसेप्शन पे, या इन सारी टाइप्स में से किसी एक पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप इस मोशन को एक्सप्लेन करें, इस परसेप्शन की टाइप को एक्सप्लेन करें। अब इन चारों टाइप्स को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास डेप्थ परसेप्शन एंड डिस्टेंस परसेप्शन। यहाँ पे डेप्थ परसेप्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है: एबिलिटी टू सी 3 डायमेंशनल स्पेस एंड टू एक्यूरेटली जज डिस्टेंस। किस तरह कि हम देखते हैं कि एक ये जैसे पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं, एक बालकनी सी बनी हुई है, एक जो हम इंडोर साइड पे देख रहे हैं इसको, एक ये जो सामने एरिया बना हुआ है कि हम देख रहे हैं, ये जिस तरह हम लोग इस चीज़ को वो दूर देखते जाते हैं तो हमें लाइनें मिलती भी नज़र आती हैं। ऐसे फील होता है कि आगे से रास्ता बिल्कुल बंद है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हम आगे जाते जाएंगे, रास्ता खुला हुआ होगा। इसी तरह 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात किस तरह हुई है कि अगर हमारे सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, बिल्कुल हमारे 1 फीट के फासले पे, और एक बंदा, वही बंदा जब हमारे से 10 फीट के फासले पे चला जाता है, 20 फीट के फासले पे चला जाता है, तो हमें उस बंदे की सिर्फ सामने वाली साइड नज़र आती है। तो हम ऐसा नहीं करते कि हम कहें कि उस बंदे की सिर्फ सामने वाली साइड रह गई है वहाँ पे। हम उस बंदे को 3 डायमेंशनली परसीव कर रहे होते हैं कि उस बंदे की, मतलब वो फुल बंदा जैसा मेरे सामने मौजूद था वैसे ही पीछे जो गया, दूर डिस्टेंस जब इंक्रीज़ हुआ है तो वो बंदा वैसे ही मेरे सामने मौजूद है। इसी तरह देखें कि जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करते जा रहे हैं तो डेप्थ जो है वो हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। जब हम इस डेप्थ को परसीव कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं डेप्थ परसेप्शन। इस तरह दूसरी पिक्चर में है कि ये जो पिक्चर हमारे पास बनी हुई है, पिक्चर बनाई किसी आर्टिस्ट ने इस तरह से है कि हमें लग रहा है हम जाते जा रहे हैं, स्टेयर्स हैं जो कि घूम रही हैं और इनमें डेप्थ आती जा रही है। जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे ये स्टेयर्स नीचे जाती जाएंगी। इस चीज़ को जब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इसे कहते हैं डेप्थ परसेप्शन। आगे लिखा हुआ है विजुअल क्लेफ्ट, operators that looks like the edge of an elevated प्लेटफॉर्म और क्लिफ्ट। विजुअल क्लेफ्ट क्या है? अगर हम एक टेबल पे चढ़े हुए हैं, टेबल पे आगे मूव करते हैं तो हमें पता है कि एकदम से टेबल ख़त्म हो जाएगा और ज़मीन आ जाएगी ऊपर से। जैसे ही हम टेबल से मज़ीद आगे मूव करेंगे तो हम ज़मीन पे गिर जाएंगे। इस चीज़ को कहते हैं विजुअल क्लेफ्ट। उसके बाद डेप्थ क्यूज़। डेप्थ क्यूज़ क्या है? फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड मैसेजेस दैट सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस एंड स्पेस। किस तरह फीचर, इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा फीचर है जो हमें बताता है कि यहाँ पे डेप्थ है, यहाँ पे स्पेस मौजूद है, डेप्थ मौजूद है। किस तरह के हमें ये जैसे दूसरी ग्रे वाली पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये पिक्चर किसी आर्टिस्ट ने इस तरह बनाई हुई है कि हम इसको परसीव कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे यहाँ पे डेप्थ आती जाएगी, गहराई आती जाएगी। इसे कहते हैं डेप्थ क्यूज़। आगे आता है मोनोक्यूलर क्यूज़। मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज़ दैट कैन बी सेंस्ड विद वन आई। अगर हम अपनी एक आंख को बंद कर लें और एक आंख से देखना शुरू करें तो भी हम उसी तरह डेप्थ को परसीव कर लेते हैं। जब हम एक आंख से अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं तो उसे कहते हैं मोनोक्यूलर क्यू। इसी तरह जब हम अपनी दोनों आंखों की मदद से कोई चीज़ को देखते हैं तो उसे कहते हैं बाइनोक्यूलर क्यू, बाइनोक्यूलर डेप्थ क्यूज़। ये मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर को हम आगे फर्दर ज़रूर स्टडी करेंगे। यहाँ पे डेप्थ परसेप्शन के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि द एबिलिटी टू जज डेप्थ एंड डिस्टेंस एक्यूरेटली in an adaptive skill that plays an important role in determining meaning of action। कि जब हम डेप्थ को या डिस्टेंस को एक्यूरेटली परसीव कर लेते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हम अपना एक्शन जो है उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मूव कर रहे हैं, किसी ज़मीन पे चल रहे हैं, हमें पता है कि आगे गड्ढा आ रहा है तो हम उस गड्ढे में गिरने से अवॉइड करेंगे। अगर हमने उसको देख लिया तो ऑब्वियसली हम अवॉइड करेंगे। ये जो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि यहाँ पे आगे गड्ढा आ रहा है, इस चीज़ को कहते हैं डेप्थ परसेप्शन। फ़िज़िकल क्यूज़ में हम बात करते हैं फ़िज़िकल क्यूज़ की और पिक्टोरियल क्यूज़ की। स्टिमुलस क्यूज़ 2 टाइप्स के होते हैं: फ़िज़िकल क्यूज़ एंड पिक्टोरियल क्यूज़। दीज आर
एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअल स्टिमुलाई जो हम अपनी आँख से देखते हैं, एंड देयरफॉर इलस्ट्रेट द इकोलॉजिकल व्यू ऑफ परसेप्शन, कि हमें अपनी इकोलॉजी, अपने इन्वायरमेंट के बारे में परसीव करने में हेल्प करते हैं हमारे स्टिमुलस क्यूज़। एज दीज क्यूज़ आर नोन एज द फिज़िकल क्यूज़, के फिज़िकली कोई गड्ढा मौजूद है, वहाँ पे कोई डेप्थ मौजूद है, तो इस चीज़ को कहते हैं फ़िज़िकल क्यूज़, क्योंकि हम इनको फिज़िकली देख सकते हैं। पिक्टोरियल क्यूज़, जिस तरह के मैंने आपको ये पिक्चर में बताया, ये देखिए मैंने स्लाइड दोबारा ले आई हूँ, कि जिस तरह ये ग्रे पिक्चर है, ये किसी ने पिक्चर ड्रॉ की हुई है, लेकिन हमें ये पिक्चर बता रही है कि यहाँ पे डेप्थ आ रही है, सीढ़ियों के जब हम आगे जाते जा रहे हैं तो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ मूव करती जा रही हैं, यहाँ पे डेप्थ आ रही है, लेकिन ये चीज़ हमें एक पिक्चर के थ्रू बताई हुई है, तो इसे हम कहते हैं पिक्टोरियल क्यूज़। आगे बात करते हैं मोनोक्यूलर क्यूज़ की। मोनोक्यूलर क्यूज़ वो क्यूज़ होते हैं जिन्हें हम एक आंख से देख सकते हैं। बाइनोक्यूलर क्यूज़ वो होते हैं जिन्हें हम दोनों आंखों से देख सकते हैं। मोनोक्यूलर क्यूज़ में बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द साउंड, कि हम किसी आवाज़ से कितनी दूर है। ठीक है, अगर हम एक कान से आवाज़ सुन रहे हैं किसी चीज़ की, तो हमें ऑब्वियसली आवाज़ तो कम आएगी, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि हम शायद एक कान से सुन रहे हैं, इस वजह से हमें आवाज़ कम आ रही है। डायरेक्शन ऑफ साउंड, अगर हम एक कान से सुन रहे हैं तो भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें आवाज़ किस तरफ से आ रही है। मोनोक्यूलर क्यूज़ में क्या करते हैं, हम टाइम डिफरेंसेस की बात करते हैं, इंटेंसिटी डिफरेंसेस, हेड मूवमेंट, अदर क्यूज़ के टाइम डिफरेंस में किस तरह हम करते हैं कि किसी टाइम को हम देख रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अ साउंड कमिंग फ्रॉम आवर राइट साइड रीचेज इन द राइट ईयर फर्स्ट, किस तरह के हम कोई साउंड आ रहा है वो टाइम की बेस पे पहले हमारे राइट साइड पे आएगा, क्योंकि अगर राइट साइड से साउंड आ रहा है, फिर वो हमारे लेफ़्ट साइड पे आएगा। इसी तरह हम अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो क्या करते हैं कि वो पहले एक साइड से हमारे कानों के अंदर घुसती है, देखते हैं, सॉरी, एक साइड से अपनी आँख से देखते हैं और बाद में दूसरी आँख के साथ। ठीक है, लाइक हमारे राइट साइड पे अगर कोई मूवमेंट हुई है, सडनली हम अपनी राइट साइड मूव करेंगे, फिर लेफ़्ट भी हमारी ऑटोमेटिकली चली जाती है, हम उनको देखते हैं, लेकिन हमारी जो राइट साइड है वो चीज़ को पहले देख लेती है। इंटेंसिटी की बात करें तो इसी तरह की इंटेंसिटी, जिस चीज़ की हमारे इंटेंसिटी कहते हैं किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ को, शिद्दत को। ज़्यादा लाउडर नॉइस हो जाएगा तो वो अगर जिस भी डायरेक्शन से आ जाएगा या फिर जितनी शिद्दत से आ जाएगा, हम उसको उस बेस पे परसीव कर लेंगे। हेड मूवमेंट में ये आएगा कि हमारे हेड की मूवमेंट, जिस साइड से हमें कोई साउंड आ गया, कोई चीज़ नज़र आएगी, तो हम जल्दी से अपना हेड मूव कर लेते हैं अपना उसकी तरफ, ताकि हम उस जो स्टिमुलस आ रही है उसको परसीव कर सकें। आगे है बाइनोक्यूलर क्यूज़ में रेटिनल और बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी क्या आती है कि हम किसी भी एक चीज़ को जब देखते हैं राइट साइड से, तो उसका इमेज बनता है हमारे ब्रेन की लेफ़्ट साइड पे, और जब हम किसी भी चीज़ को अपनी आँख के लेफ़्ट साइड से देखते हैं तो उसका ब्रेन में इमेज बनता है हमारे राइट साइड पे। इस चीज़ को कहते हैं बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी, कि हम अपनी दो आंखों से डिफरेंट इमेज बनाते हैं। एक इमेज हमारा अगर राइट आंख से देख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे ब्रेन का इमेज बनेगा, और अगर हम लेफ़्ट आंख से देख रहे हैं तो उसका इमेज हमारे ब्रेन की राइट साइड पे बनेगा। इस चीज़ को कहते हैं बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी। आगे बात करते हैं कन्वर्जेंस की। कन्वर्जेंस कहते हैं हमारे ये जो आँख के अंदर आइरिस मौजूद है, बारीक सुराख मौजूद है, उसकी मूवमेंट को, कि वो किस तरह कन्वर्ज करता है, किस तरह डाइवर्ज करता है। कन्वर्ज करता है, अगर हमने किसी भी दूर की चीज़ को देखना है तो हमारा आई बॉल है वो कन्वर्ज करेगा, सिकुड़ जाएगा किसी भी चीज़ को फोकस करने के लिए, और हमने किसी भी अगर नज़दीक की चीज़ को देखना है तो हमारा जो आई बॉल है वो डाइवर्ट कर जाएगा, आइरिस हमारा डाइवर्ज कर जाएगा। कन्वर्ज कहते हैं सिकुड़ जाने को, डाइवर्ज कहते हैं फैल जाने को। किसी भी हमने नज़दीक की चीज़ को फोकस करके देखना तो उसे हम आई बॉल को डाइवर्ज करना पड़ेगा। और कन्वर्जेंस कहते हैं जब हमने किसी भी चीज़ को दूर से देखना है, दूर की चीज़ को देखना है, तो हम क्या करेंगे, आँखों थोड़ी सी श्रिंक करेंगे, छोटी कर लेंगे, ताकि हम अपनी जो आँख है उसका फोकस बना सकें। आगे है हमारे पास लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव है हमारे अंदर डेप्थ परसेप्शन में, कि हम किस तरह एक लीनियर जो डिस्टेंस है उसको किस तरह परसीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन ही जा रही है, लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो हमें नज़र आती है कि ये लीनियर लाइन जब आगे मूव करते जा रहे हैं तो एक वी सी बनती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है।
इस चीज़ को कहते हैं लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर लाइंस हमें मिलती हुई नज़र आती हैं एट अ पॉइंट। आगे है लाइट एंड शेडो। लाइट एंड शेडो में क्या करते हैं कि हम कंपेयर कर लेते हैं, कंट्रास्ट बना लेते हैं कि जौन सी चीज़ लाइट में है उसे जल्दी परसीव कर लेते हैं और जो चीज़ शेडो में है उसका कलर वही है। फॉर एग्जांपल एक जूता है रेड कलर का है, जब कमरे में पड़ा हुआ है रेड ही नज़र आ रहा है लाइट के अंदर, जब उसी रेड जूते को हम अंधेरे कमरे में ले जाते हैं, कम रोशनी में ले जाते हैं तो उसका कलर डल हो जाता है, लेकिन हमें वो जूता रेड ही नज़र आता है। बात करते हैं लाइट एंड शेडो की कि ये किस तरह डेप्थ जो है ना इसको परसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल जो जहाँ पे ये पिक्चर भी आप ऊपर देख लें, जहाँ पे लाइट है वो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे शेडो कम, लाइट कम होती जा रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें डेप्थ सी ऐसे लग रहा है, जहाँ से जब हम आगे मूव करते हैं तो वहाँ पे डेप्थ आ रही है लाइट कम की वजह से। आगे बात करते हैं इंटरपोजिशन की। इंटरपोजिशन क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स पड़ी हुई हैं तो हम जो सबसे पहली चीज़ है वो कहते हैं कि वो बाकी चीज़ों को कवर कर रही है। फॉर एग्जांपल ये जो पिक्चर है हमारे पास, इस पिक्चर में जो ट्राई एंगल है इसने कवर किया हुआ है पिछली 3 लाइनों को। मूव करते हैं डेफिनेशन इसकी किस तरह से है। ऑब्जेक्ट्स इन द फोरग्राउंड। फोरग्राउंड कहते हैं जो चीज़ सामने होती है। फोरग्राउंड टेंड टू कवर और पार्शली हाइड ऑब्जेक्ट्स इन द बैकग्राउंड एंड नॉट वाइस वर्सा। कि अगर हम कहते हैं कि ये जो फर्स्ट फ्रंट पे चीज़ है वो बाकी चीज़ों को कवर कर रही है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे जो एंड वाली चीज़ है वो फ्रंट वाली चीज़ों को कवर कर रही है। इस चीज़ को कहते हैं इंटरपोजिशन। आगे मूव करते हैं टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर की बेस पे यही सेम डॉट्स देखें, जब लास्ट पे जब हम इनको देखते हैं आगे फॉरवर्ड मूव करते जाते हैं तो ये डॉट्स हमें मर्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे हमें डेप्थ मिल रही है। ये पिक्चर ही ऐसी बनी हुई है कि हम यहाँ पे डॉट्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा है, लेकिन जब आगे मूव करते जा रहे हैं डॉट्स तो उनके दरमियान स्पेस कम होती जा रही है, उनके दरमियान डेप्थ आ रही है। यूनिफॉर्मली टेक्सचर्ड टेक्सचर कहते हैं ये जो टेक्सचर है हमारे पास डॉट्स का। टेक्सचर सर्फेसिस प्रोड्यूस टेक्सचर ग्रेडियंट। टेक्सचर ग्रेडियंट के ये जो हमारे पास एक सिर्फ इमेज सी बन रही है ना, एक ग्रेडियंट सा बन रहा है, इसे कहते हैं टेक्सचर ग्रेडियंट्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डेप्थ एज द सरफेस रिसीड्स। जैसे जैसे सरफेस आगे मूव करती जा रही है टेक्सचर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है और डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती जा रही है वहाँ पे। आगे मूव करते हैं रिलेटिव ब्राइटनेस। रिलेटिव ब्राइटनेस में यही है कि जब हमें कोई चीज़ हमारी आंख के ज़्यादा करीब है, ब्राइट है उसका कलर, तो हमें वो क्लियर नज़र आती है, लेकिन जब हम कोई चीज़ आगे मूव करते हैं या फिर किसी अंधेरे की तरफ मूव करते हैं तो हमें आगे आहिस्ता आहिस्ता डेप्थ नज़र आती है। इसे कहते हैं रिलेटिव ब्राइटनेस। अकोमोडेशन कहते हैं कि हमारी ये जो आई बॉल की जो मूवमेंट है, आई बॉल्स के मसल की मूवमेंट है, कभी शॉर्ट होते हैं, कभी इंक्रीज़ होते हैं, कभी कन्वर्ज होते हैं, कभी डाइवर्ज होते हैं। तो मसल्स की, आई मसल्स की ये जो मूवमेंट है इसे कहते हैं अकोमोडेशन। रोल ऑफ साउंड लोकलाइजेशन इज़ इन डेप्थ, कि किस तरह साउंड प्ले करता है रोल में। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमें साउंड आ रहा था फास्ट तो हम क्या करते हैं, साउंड से दूर दूर मूव करते जाते हैं तो साउंड तो वही रहता है, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता साउंड कम होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लग जाती है साउंड की आवाज़। तो इस चीज़ को कहते हैं लोकलाइजेशन इन डेप्थ परसेप्शन। हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मूव करते हैं सेकंड टाइप ऑफ परसेप्शन की, दैट इज़ मोशन परसेप्शन। मोशन परसेप्शन में क्या होता है कि हम कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उसको किस तरह परसीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है मून किस तरह मूव करता है, दिन में मूव कहाँ जाता है, मून कहाँ जाता है, रात में कहाँ पे होता है, क्लाउड्स मूव करते हैं, स्टार्स मूव करते हैं। इस तरह मौसम जो वेदर है हमारे वो भी अपने अकॉर्डिंग मूव करते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। किसी भी मूविंग चीज़ को हम किस तरह परसीव कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर है आप इसकी तरफ जब गौर से देखेंगे, फोकस करके देखेंगे, इस सर्कल की तरफ फोकस करके देखते हैं तो हमें ये सर्कल जो है ऑटोमेटिकली मूव होता हुआ इसके अंदर मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही होती है। तो इस चीज़ को कहते हैं हम लोग मोशन परसेप्शन।
मोशन परसेप्शन में जब आगे हम मूव करते हैं, ये देखें अगली पिक्चर में भी हम इसको फोकस करके देखना भी चाहें तो हम नहीं देख पाते, हमारी आंखें हिलने लग जाती हैं, ऐसे हमें लग रहा होता है कि बस अभी हम देख ही नहीं पाएंगे मज़ीद इसकी तरफ। आप खुद भी फोकस करके देखें तो क्या होगा कि आपको ये सर्कल्स लाइंस मूव करती हुई नज़र आएंगी और ये जो इसमें डेप्थ आती हुई नज़र आ जाएगी इस मोशन की। ये मोशन इसी तरह की है। मोशन परसेप्शन की डेफिनेशन क्या है? टू डिटेक्ट मोशन इन ऑब्जेक्ट इस कॉल्ड मोशन परसेप्शन। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसे कहते हैं कि ये चीज़ मूवमेंट कर रही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन परसेप्शन, वन इज़ रियल मूवमेंट एंड द अदर इज़ अपेरेंट मूवमेंट। रियल मूवमेंट कहते हैं कोई भी चीज़ जो फिज़िकली मूव कर रही है। एक बंदा एक जगह से उठ के दूसरी जगह गया है, ठीक है। एक ट्रेन जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। इसके अलावा कोई एक चेयर हमने जो एक जगह से उठा के दूसरी जगह उठा के रख दी है। रियल में जो मूवमेंट हो रही होती है उसे कहते हैं रियल मूवमेंट। अपेरेंट मूवमेंट की दूसरी टाइप है जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं एक्चुअल में वो मूवमेंट नहीं होती, लेकिन वो हमें ऐसे लग रहा होता है कि चीज़ ने मूवमेंट की है। अपेरेंट मूवमेंट के आगे से दो टाइप्स हैं, आप उन टाइप्स को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी हमें। अपेरेंट मूवमेंट का सबसे पहला फिनोमिना है 5 फिनोमिना। मोशन परसीव्ड बाय अ सब्जेक्ट कहते हैं इंडिविजुअल को, ठीक है। एक इंडिविजुअल जो कि मोशन परसीव करता है। स्पेशली द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट प्रोड्यूसेस व्हेन स्टेशनरी स्टिमुलाई। किस तरह बात करते हैं 5 फिनोमिना कि हम लाइटिंग देखते हैं। लाइटिंग जो डांसिंग लाइट होती है, ये सर्कल बार बार सर्कल बनता जाएगा, लाइटों से बनता जाएगा। ये नहीं होता कि एक ही लाइट है जो कि चल फिर के आगे पीछे जा रही है और सर्कल बना रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि लाइट सर्कल में लगी होती हैं, एक लाइट बुझती है दूसरी ऑन होती है, एक बंद होती है दूसरी ऑन होती है। इसी तरह लाइट के बंद और ऑन होने से जब लाइट आगे मूव करती है तो इसे कहते हैं 5 फिनोमिना और एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। आगे है जी ऑटोकाइनेटिक। ऑटोकाइनेटिक में किस तरह है कि आप एक अंधेरे कमरे में चले जाएं, वहाँ पे एक लेज़र लाइट लगाएं, ठीक है। लेज़र लाइट पे आप जब फोकस करेंगे, अटेंशन देंगे उसको, सारा अंधेरा कमरा होगा, सिर्फ आपको एक लेज़र की लाइट नज़र आ जाएगी। तो जब आप फोकस करेंगे उस लेज़र की लाइट के ऊपर तो क्या होगा, आपको वो लेज़र की लाइट आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करती हुई नज़र आएगी। माइन्यूट सी मूवमेंट होगी लेकिन आपको वो मूवमेंट फील होगी। इस पिक्चर को भी अगर आप फोकस करके देखें तो आपको ये पिक्चर राइट और लेफ़्ट साइड पे ये जो डॉट है वाइट वाला, ये मूव करता हुआ नज़र आएगा। इस किस्म की जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं ऑटोकाइनेटिक मूवमेंट। आगे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी मोटर परसेप्शन, मूवमेंट परसेप्शन को। सबसे पहला है स्पीड। किसी भी चीज़ की स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी हम उसे ज़्यादा जल्दी परसीव कर लेंगे। स्पीड कम होगी तो ऑब्वियसली उसको स्पीड जो है ना, हम उसको नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। किस तरह, फॉर एग्जांपल वी नो आवर चिल्ड्रन और प्लांट्स आर ग्रोइंग बट वी कैड नॉट डिटेक्ट देयर मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेशन। हमें पता होता है कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वक्त के साथ साथ उनका कद इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी ये स्पीड, ये मूवमेंट को हम डिटेक्ट कर पाते। प्लांट भी इसी तरह हाइट में इंक्रीज़ हो रहे होते हैं डे बाय डे, लेकिन हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं चलता, एकदम से पौधा बड़ा हो जाता है। इस तरह बात करते हैं कि साइज़ की। किसी भी चीज़ का साइज़ जितना बड़ा होगा ऑब्वियसली हम उसकी मोशन को जल्दी देख लेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बैठे हुए हैं किसी जगह पे, तो अगर एक छोटी सी कोई चीज़ की मूवमेंट, फॉर एग्जांपल मक्खी हिल जाती है हमारे पास से, सम टाइम तो डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारा उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं है मक्खी की तरफ तो हम उसकी मूवमेंट को नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। एज़ कम्पेयर टू हमारे पास कोई एक पूरा टेबल एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, एक पूरी चेयर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो किसी बड़ी चीज़ की मूवमेंट हो रही है तो इस मूवमेंट को हम जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं साइज़ की बेस पे। उसके बाद है जी डिस्टेंस, कि किसी चीज़ का हमारे से डिस्टेंस जितना कम होगा हम उसकी मूवमेंट को जल्दी परसीव कर लेंगे। डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो हम भी उसकी मूवमेंट को नहीं उसको ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, उसे नहीं परसीव कर पाएंगे। आगे मूव करते हैं टाइम परसेप्शन की। ये परसेप्शन की लास्ट टाइप है कि हम किस तरह टाइम की बेस पे चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं। टाइम परसेप्शन में बेसिकली हमें पता होता है रात है, रात को अब चांद ने निकलना ही निकलना है, अंधेरा आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा दिन आ गया, अब तो चांद ने चले जाना है, अब सूरज निकल आएगा। इस तरह अब क्या है कि अब सर्दियों का मौसम आ गया, अब सर्दियाँ आनी है। ये परसेप्शन जो हमारे माइंड के अंदर आती है उसे कहते हैं टाइम परसेप्शन। टाइम परसेप्शन में दो टाइप्स के फैक्टर्स हैं जो कि हमारे टाइम परसेप्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव फैक्टर एंड द अदर इज ऑब्जेक्टिव फैक्टर। सब्जेक्टिव फैक्टर ये है कि जो कि हमारी इंटरनल हमारे सेल्फ से रिलेटेड है, और ऑब्जेक्टिव फैक्टर जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग बीमार हैं तो क्या करते हैं, टाइम गुजरता ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग क्या हैं कि किसी का इंतज़ार कर रहे हैं एक बंदे का,
ठीक है, हमें शिद्दत से उसका इंतज़ार है। तो हम अगर 5 मिनट भी बैठे हैं तो हमें लगेगा हमने 2 घंटे उस बंदे का इंतज़ार करे। इस तरह सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे जो टाइम परसेप्शन है उसको। उसके बाद आगे मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव फैक्टर किस तरह है कि कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो कि हमारी टाइम परसेप्शन को जो है ना वो अफेक्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें पता है नमाज का टाइम हो गया लेकिन हम फिर भी अज़ान का वेट करते हैं जो कि हमें नमाज की तरफ बुलाती है। यहाँ पे यही एग्जांपल बात हुई है कि किस तरह ऑब्जेक्टिव फैक्टर अज़ान एक एक्सटर्नल फैक्टर है ना जो कि मौलवी साहब ने देनी है। तो इस तरह हमें पता चलता है कि अब मौलवी साहब अज़ान देने लग गए हैं, अब नमाज का टाइम हो गया। यहाँ पे टाइम परसेप्शन कंप्लीट हो जाता है। आगे लास्ट पार्ट हम पढ़ने लगे हैं परसेप्शन की, जो है फॉर्म परसेप्शन। फॉर्म परसेप्शन में बेसिकली हम चीज़ों की फॉर्म के बारे में, उनकी अरेंजमेंट्स के बारे में देखते हैं, किस तरह उनकी चीज़ें अरेंज हुई हुई होती हैं। फॉर्म परसेप्शन में बेसिकली हम बात करते हैं गेस्टाल्ट लॉज ऑफ परसेप्शन की और परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की। इनको हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हुए हैं और इनको आप फर्दर जब आपके पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है फॉर्म परसेप्शन पे तो आप गेस्टाल्ट लॉज ऑफ परसेप्शन और परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज के जो लॉज हैं उनको इसके अंदर लिख सकते हैं, और लिखना भी ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि हम इनको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन आता है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझसे आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, इनबॉक्स कर लें मुझे, चाहे आप मुझसे जूम क्लास में पूछ लें, वरना आप यूट्यूब लेक्चर में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं लेके आई थी आपके लिए कि परसेप्शन का चैप्टर यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है तो किस तरह हमारी परसेप्शन जो है वो अफेक्ट कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये जो पिक्चर हमारे सामने बनी हुई है, कुछ लोगों को ये एक डक नज़र आएगी, ठीक है, तो कुछ लोगों को ये एक रैबिट नज़र आएगा। आप दोनों तरीक़ों से इसको देखें। कुछ लोगों को अगर ये डक नज़र आ रही है तो वो भी ठीक है, और जिन लोगों को एक रैबिट नज़र आ रहा है वो भी ठीक है, उनकी भी परसेप्शन ठीक है। इस तरह हर बंदे की मेंटल सेट, माइंड सेट के अकॉर्डिंग वो किसी भी चीज़ को परसीव करता है। आगे मूव करते हैं। ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर आपके सामने दी हुई है। आप काइंडली कमेंट करें कि आपको इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी आइदर यू आर राइट और रॉन्ग। ऑब्वियसली हर कोई रॉन्ग तो कोई भी नहीं होगा, हर किसी ने अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग इस पिक्चर को परसीव किया होगा। किसी को कुछ नज़र आ रहा होगा, किसी को कुछ नज़र आ रहा होगा। इसी तरह आगे ही है, यहाँ पे आपके लिए परसीव करना। कुछ लोग कहेंगे नहीं ये एक लड़की की फेस की साइड सिर्फ साइड है, कुछ लोग कहेंगे नहीं ये सिर्फ आधा फेस बना हुआ है किसी लड़की का। ये किस तरह है, ये आपके माइंड सेट के अकॉर्डिंग होता है कि आपने किस चीज़ को किस तरह परसीव करना है। दैट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। परसेप्शन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप एक दफ़ा खुद भी इसको रीड करें, मेरे लेक्चर को भी 1 से 2 दफ़ा सुने। इसके बाद भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे जूम क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं भी आपसे जूम क्लास में क्वेश्चनिंग करूँगी कि आपने मेरे यूट्यूब लेक्चर में क्या सुना है। आज के लिए इतना ही था। फ़ी अमानिल्लाह। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ या नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।